नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष पद संभालते आज आपने देख लिया। नीतीश कुमार अब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पार्टी के सबसे बड़े सांगठनिक कार्यकर्ता के तौर पर सामने आ गए हैं। पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तमाम तरह की खबरें चल रही थी कि ललन सिंह को, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद क्यों छोड़ रहे हैं या उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। गोदी मीडिया के कुछ लोग, सोशल मीडिया के भी कुछ गोदीधारी लोग इस तरह की खबरें चला रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह कभी भी धोखा कर सकते थे। ललन सिंह और तेजस्वी यादव में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इस तरह की खबरें चल रही थी। लेकिन हकीकत यही है कि लालू परिवार के साथ ललन सिंह कभी जा ही नहीं सकते थे। गठबंधन की मजबूरियां अपनी जगह है, चाहे वो भाजपा के साथ हो चाहे वो राजद के साथ हो। बिहार विधानसभा का, बिहार का सामाजिक गणित दोनों ही ऐसा है कि दोनों ही परिस्थितियों में न तो भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत हासिल कर सकती है, न ही नीतीश कुमार अकेले बहुमत हासिल कर सकते हैं और न ही लालू यादव अकेले बहुमत हासिल कर सकते हैं। तो सरकार तो किसी न किसी के साथ मिलकर ही बनानी है। स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार है। राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल तक, ममता बनर्जी से सीताराम येचुरी तक, अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन तक सबको एक मंच पर बिठाने का काम नीतीश कुमार ने किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जयंत चौधरी से लेकर हेमंत सोरेन तक को भी नीतीश कुमार ने एक साथ बिठाया। आज केसी त्यागी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, जब संयोजक और प्रधानमंत्री पद का सवाल पूछा गया तो सीधे सीधे उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दे दिया। साफ साफ केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के वैचारिक संयोजक और वैचारिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार ही हैं। आइडियोलॉजिकल कन्वेनर, इस तरह की बातें कह के, जिस गठबंधन में कोई कन्वेनर नहीं है, नीतीश कुमार कहां रहेंगे और नीतीश कुमार का एजेंडा क्या है, उस पर काफी सारी परतें आज केसी त्यागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल दी है। जनता दल यूनाइटेड कई सारी वजहों को लेकर चर्चा में था। कुछ तो मीडिया क्रिएशन था, मैं पहले भी बताता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बड़ा खेल कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अब ना हो जाए, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को सतर्क रहना होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, यह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे राजनेताओं के निर्णय के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में पहले से कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगला कदम क्या होगा। क्या किसी को पता था? एक दूसरे चैनल पर सबसे पहले 2022 के 9 अगस्त को जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में आने का फैसला किया था, उस घटना के तकरीबन 2 हफ्ते पहले, 11 या 12 दिन पहले मैंने वो खबर आपको दी थी। उस वक्त सोशल मीडिया में आलोचना भी हुई थी। कई लोगों ने कहा था कि हाईली स्पेकुलेटिव खबर है, ये खबर सिर्फ ऐसे ही चला दी गई है। मैंने यहां तक आपको बताया था कि सावन के महीने में, जो पिछले वर्ष यानी 2022 में 11 अगस्त तक ही सावन था, मैंने इस दावे के साथ कहा था कि सावन के महीने में ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर विपक्ष के साथ आएंगे। काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन जब घटना सामने आ गई तब जाकर लोगों ने माना कि यह खबर सही थी। आज की तारीख में मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि ललन सिंह लालू परिवार के करीब जाने की सोच ही नहीं सकते। ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ हैं और रहेंगे। एक दौर में कुछ मनमुटाव हुआ था बटाईदारी अधिनियम को लेकर। उस दौर में नीतीश कुमार से दूर जरूर चले गए ललन सिंह, लेकिन दूर जाकर वो किसी पार्टी में नहीं गए थे, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बने थे। ललन सिंह को भी ये बात पता है कि उनकी सियासत नीतीश कुमार के साथ ही परवान चढ़ी है और नीतीश कुमार के बिना सियासत करने की ललन सिंह सोच भी नहीं सकते। लिहाजा इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड से गोदी मीडिया के शब्दों में बगावत करने वाले थे, इसलिए उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया है। यह सब बेमानी बातें हैं। कई वजहों से नीतीश कुमार के लिए कमान अपने हाथ में लेना जरूरी था। पहली वजह, इंडिया गठबंधन में
बिहार से आने वाला, उत्तर भारत की सियासत के टर्म्स को डिक्टेट करने वाला, यूपी, बिहार और झारखंड का घोषित या अघोषित पोस्टर बॉय बनने वाला कोई एकमात्र चेहरा है तो वो नीतीश कुमार का चेहरा है। अब वो पार्टी के सर्वे सर्वा भी है, नेशनल प्रेसिडेंट भी है, बिहार के मुख्यमंत्री भी है, जाति जनगणना भी उन्होंने कराई, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सुशासन बाबू भी कहे जाते थे, तमाम आरोप उन पर भी लगे, भ्रष्टाचार के नहीं लगे, इस गठबंधन से उस गठबंधन पाला बदल के जाने के लगे। और यही कारण है कि इस बार भी इस तरह की खबरों को हवा दी गई, लेकिन इस हवा देने वाली खबर का कोई मतलब नहीं था। नीतीश कुमार ने जिन वजहों से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लिया वो इसी वजह से कि इंडिया गठबंधन में अब सीधे तौर पर जो भी बातचीत होगी कांग्रेस पार्टी के साथ हो, दूसरे अलायंस पार्टनर के साथ हो, बिहार के अलायंस पार्टनर के साथ हो, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जनता दल यूनाइटेड की संभावित भूमिका के बारे में बात हो, फूलपुर की लोकसभा सीट के बारे में बात हो, चाहे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी बात करें, लालू यादव या हेमंत सोरेन बात करें, अब नीतीश कुमार से ही बात करेंगे। और ये भूमिका लेनी नीतीश कुमार के लिए जरूरी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इतने पर ही मान जाएंगे? और जो नीतीश कुमार के स्वभाव को जो लोग जानते हैं उन्हें बखूबी पता है कि चाहे गई साल रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने का, रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने का मामला हो, बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो, लालू यादव के खिलाफ सत्ता में आने के बाद लालू यादव के साथ गठबंधन का फैसला हो, जिस वक्त लालू परिवार के ऊपर करप्शन के चार्जेज आ रहे थे उस वक्त लालू यादव का साथ छोड़ने का फैसला हो, अगले 24 घंटे बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे इसकी भनक भी किसी को नहीं रहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अंदरूनी तौर पर कई सारी चर्चाएं चल रही है और उन चर्चाओं की तह में मैं जाना नहीं चाहता, जितने मुंह उतनी बातें। जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी शायद ही किसी को पता हो कि नीतीश कुमार मौजूदा दौर में माहौल को जो राममय बनाने की तैयारी है, 22 जनवरी की तारीख को लेकर के जिस प्रकार की कवायद चल रही है उसमें क्या करेंगे। लेकिन इतना सबको पता है कि नीतीश कुमार का आरक्षण रथ, नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय के साथ विकास का एजेंडा, नीतीश कुमार का मंडल का प्रयोग और नीतीश कुमार का इन सब के बीच करप्शन और परिवारवाद के आरोपों से मुक्त रहना और नरेंद्र मोदी के पिछड़ा वर्ग का की काट, कि नरेंद्र मोदी हर चुनावी सभा में उत्तर भारत में कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, अति पिछड़ा हूं, उस काट के रूप में नीतीश कुमार का भी पिछड़े वर्ग से होना, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं कि आज केसी त्यागी ने जो बातें कही कि वैचारिक संयोजक और वैचारिक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नीतीश कुमार ही है, तो उसके पीछे के मंतव्यों को आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा कितना बड़ा है। यूपीए आपने देखा होगा कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से 2004 से गठबंधन था। वो गठबंधन 10 साल सत्ता में रहा और उसके बाद से वो डोरमेंट पड़ा हुआ था, वो निष्क्रिय था। लेकिन उस गठबंधन को यूपीए से इंडिया गठबंधन में कन्वर्ट करने की, यूपीए की जगह इंडिया के रूप में एक लार्जर कोalition जो सामने आया और इस देश में मृत प्राय हो चुके विपक्ष में जो जान डालने का काम किया, उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार की आलोचनाओं के लिए भी लंबी लाइन मिलेगी, लेकिन आलोचना करप्शन और परिवारवाद के मुद्दे पर नहीं हो सकती। शासन व्यवस्था में किसी की भी आलोचना हो सकती है, आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में जब विपक्ष एकजुटता की तैयारी कर रहा है तो उस एकजुट विपक्ष के लिए, एकजुट लगभग हो चुके विपक्ष के लिए अगर मायावती आ जाए तो और भी ज्यादा एकजुट हो जाएगा। मायावती के बारे में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनका लगातार संवाद कायम है। उनके भतीजे और पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के संवाद भी इंडिया गठबंधन के अलग अलग लोगों के साथ कायम बताए जाते हैं। तो उस परिस्थिति में इंडिया गठबंधन और ज्यादा एक्सपेंडेड रूप में और ज्यादा विस्तारित रूप में जब सामने आने की स्थिति में होगा तो नीतीश कुमार, जिनके ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा कर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, इन सब से लड़ने के लिए इस देश में मजबूत विपक्ष की बुनियाद डालने का जो माहौल पैदा किया, वही नीतीश कुमार आज की तारीख में
22 जनवरी से राममय बनाने की जो कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहे राम मंदिर को का क्रेडिट सरकार में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका रास्ता भी नीतीश कुमार निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये नहीं पता। एक बात जो अंदर खाने चर्चा में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं नहीं जानता वो कितनी सच है, लेकिन चर्चा में दम है। और दम इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि उनकी अभी जो विधानसभा में 45 की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ 45 से ऊपर जाए, वो स्ट्रेंथ 70-80 से ऊपर जाए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की विधानसभा के अंदर ताकत बढ़े, सहयोगी दलों के सामने जो बार्गेनिंग की स्थिति जनता दल यूनाइटेड की पहले हुआ करती थी, वो स्थिति फिर से वापस आए। सरकार चलाने में टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में नीतीश कुमार फिर से आए। हालांकि वो अब भी सरकार चलाने में टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में है, लेकिन यह भी तय है कि नीतीश कुमार के बारे में जिस मास्टर प्लान की चर्चा हो रही है, वो मास्टर प्लान यदि नीतीश कुमार ने एग्जीक्यूट कर दिया, यदि उसे अमल में ला दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 याद कीजिए, आरजेडी के बेस वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 35 से 40% तक आरजेडी के बेस वोट का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा था, क्योंकि तेजस्वी यादव का स्टेक नहीं था, लालू यादव का स्टेक नहीं था। लालू यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, लेकिन वही वे बेस वोट जो लालू यादव और तेजस्वी यादव का है, अब उसमें मोहन यादव के नाम के साथ डेंट लगाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव की ताजपोशी राजद के वोट बैंक में एक हिंदुत्ववादी तबका तलाशने की वो कवायद है जिसे नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों की संख्या ऊपर भी लाना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल अपने विधायकों की संख्या नीचे भी नहीं ले जाना चाहता, और राष्ट्रीय जनता दल 2020 के चुनाव में, जैसा मैंने कहा कि 2019 के चुनाव में राजद के बेस वोट का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया था, विधानसभा चुनाव में राजद का वोट बैंक फिर से इंटैक्ट हो गया, फिर से राजद का वोट बैंक एक जगह इकट्ठा हो गया और तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी चुनावी लड़ाई लड़ी, बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी तेजस्वी यादव ने, सरकार बनते बनते रह गई। यह अलग बात है कि उनके कुछ सीटें चिराग मॉडल की वजह से भी बढ़ी, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी और उसकी पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के से आए हुए लोग जिस प्रकार से चुनाव जेडीयू की सीटों पर लड़ रहे थे, जेडीयू की जो सीटें कम हुई, नीतीश कुमार की सीटें कम हुई, जिस वजह से वो आज 45 पर है, वो चिराग मॉडल की वजह से जो इनकी सीटें कम हुई, दूसरी तरफ राजद की सीटें बढ़ गई। तो तेजस्वी यादव को भी पता है कि यदि आज की तारीख में नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ भी विधानसभा चुनाव लड़े या लोकसभा चुनाव लड़े, जीत उसी की होनी है। नीतीश कुमार के बिना तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीत सकते। और जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि तेजस्वी यादव इस कवायद में लगे हैं और नीतीश कुमार भी इस कवायद में लगे हैं, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कि 22 जनवरी को जब एक तरफ राम मंदिर का शोर हो, सबको सरप्राइज करते हुए, सबको अचंभे में डालते हुए बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश बिहार के राज्यपाल को सौंप दी जाए। बहुमत की सरकार बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेगी तो स्वाभाविक है कि राज्यपाल को उसे मानना मजबूरी है। तो 22 जनवरी को यदि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पटना अगर फुटेज लेने की कोशिश करता है तो इसका क्रेडिट भी नीतीश कुमार को जाएगा। अगर करता है तो क्या होगा नहीं होगा समय बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की दिली इच्छा तो है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो, और यही वो दिली इच्छा है जिस वजह से लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं, लोग अक्सर अनुमान लगाने लगते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को भी ये पता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में 75+ विधायक रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी खुद को बार्गेनिंग की पोजीशन में पाती रहेगी, और जब तक भारतीय जनता पार्टी खुद को बार्गेनिंग की पोजीशन में पाएगी, ऑपरेशन लोटस या अपनी मर्जी की कोई सरकार को बनाने बिगाड़ने के खेल का हिस्सा बनी रहेगी, तब तक ईडी सीबीआई का डर भी तेजस्वी यादव और लालू यादव को बना रहेगा।
आखिर किस बिना पर बीजेपी बिहार के में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है? सीबीआई ईडी के कथित सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी हो, उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सिर्फ एक कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण यह है कि बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विधायक दल और लालू नीतीश साथ लड़ते हैं, तो भाजपा का विधायक दल 20 पर गिरेगा कि 35 पर गिरेगा कि 30 पर गिरेगा, कोई नहीं जानता कहां जाकर गिरेगा। इस बात को अब तेजस्वी यादव और लालू यादव भी समझ चुके हैं। तो 22 जनवरी की तारीख याद रखिए। ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर दे, सुबह से आप टेलीविजन और यूट्यूब खोलें कि अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन की तस्वीर देखनी है और तस्वीर आपको सुबह से पटना से दिखने लगे, फुटेज कहीं और चली जाए और पूरा माहौल जो बनाने की कवायद है उस माहौल में एक नए माहौल की एंट्री होती हुई दिखाई दे। आज के लिए इतना ही। नीतीश कुमार के राजनीतिक मूव को लेकर, पॉलिटिकल मूव को लेकर जो भी खबरें होंगी, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल मूव को लेकर जो भी खबरें होंगी, और इस देश में चूंकि अगले 4 महीने सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही होनी है, लोकसभा चुनाव तक यही होना है, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं चुनावी हिंदुत्व के नाम पर, तो कहीं सामाजिक न्याय के नाम पर, कहीं बेरोजगारी के नाम पर, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर, कहीं अग्निवीर के नाम पर, कहीं रेलवे एनटीपीसी के नाम पर, तो कहीं किसानों की एमएसपी गारंटी के मुद्दे के नाम पर सियासत ही होनी है अगले 4 महीने। तो तमाम सियासी खबरों से भी हम आपको पल पल की अपडेट से, उसके पीछे की खबरों से, खबरों के पीछे छिपे हुए खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।